जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम चर्चा कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड असेसमेंट्स। इसको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है और इवोल्यूशन के क्रम में क्या क्या चीजें इसमें ऐड की गई हैं, इनको डिटेल में देखने वाले हैं। जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, एज पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी के अनुसार अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक एनालिटिकल प्रोसेस used to evaluate the potential environment consequences of a proposed project or activity। किसी भी proposed project या activity के लिए जो environmental potential environmental consequences है उनको evaluate करना और systematically जो analytical process होती है इसी को हम environmental impact assessment कहते हैं। इसमें कई चीजों का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। साथ ही अगर हम देखें सर्टेनिटी है, पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, पार्टिसिपेट। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रैक्टिकबिलिटी देखने को मिलती है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल है या नहीं है चीजें। फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखने को मिलता है, क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें शामिल। सो असेसमेंट में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तब असेसमेंट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट डिसीजन मेकर्स कंसीडर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बिफोर अप्रूविंग एनी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका अनुमान और उसका कैलकुलेशन डिसीजन मेकर्स आसानी से लगा सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर के, टू रेंडर डिटेल ऑन द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, identification of legitimate options and mitigation measures, to predict and evaluate the ecological, economic and social effect of the growth related activities। सभी प्रकार के इम्पैक्ट, यानी अगर हम देखें इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, इन सबका जो है अध्ययन करना और उसके आधार पर जो है असेसमेंट करना। टू प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इसको प्रमोट करने के लिए ये जरूरी है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट का असेसमेंट किया जाए। और इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रेंडर किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इंडिया अगर हम देखें तो लीगल बेसिस पे है ये, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से असेसमेंट को लीगल आधार दिया। अब यहां पर अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट एक्ट 1986 सेंट्रल गवर्नमेंट को कई सारे पावर देता है। तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 अगर हम देखें तो प्लानिंग ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ prevention and control, safeguard the handling of hazardous substances, examination of hazardous processes, to restrict hazardous areas, collect information regarding environmental pollution and establishment of various research laboratories। Environment एक्ट 1986 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे रिसर्च लैबोरेटरी बनाती है ताकि जो है वह तमाम पोल्यूशन के डेटा को कलेक्ट कर सके। डेटा को कलेक्शन करने के बाद क्या करती है, जो हैजार्डस एरिया है उनको रेस्ट्रिक्ट करती है, जो नुकसान पहुंचाने वाले एरिया है उनको रेस्ट्रिक्ट करती है, और हैजार्ड प्रोसेस को एग्जामिन करके उस प्रोसेस के ऊपर भी कंट्रोल बना। साथ ही जो हैजार्डस सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में आ चुके हैं उनके सेफ गार्ड हैंडलिंग की बात करती है, और इसके लिए तमाम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के प्रोग्राम बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इतने सारे जो है लीगल बेसिस चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फर्स्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट
असेसमेंट की अगर हम बात करें, इसका नोटिफिकेशन 1994 में आया, लेटर अपडेटेड इन 2006, इसको बाद में 2006 में अपडेट किया। So environmental impact assessment is a process through which an environment impact of a proposed art development is evaluated. किसी भी environmental impact को, चाहे वो proposed हो, चाहे वो जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस में चल रहा हो, इसका इवेल्युएशन किया जाए। अगर हम देखें 1970s के दशक के दौरान, अगर हम देखें 1970 के दौरान, the USA introduced environmental impact assessment through its National Environment Policy Act. नेपा के थ्रू सबसे पहले 1970 में यूएसए ने इसको इंट्रोड्यूस किया। लेट 1970s एंड अर्ली 1980 की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट गाइडलाइन बिकेम मोर फॉर्मलाइज्ड। डेवलपिंग नेशंस स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। 1980s के लास्ट तक आते आते ये चीजें जो है 1970s और अर्ली 1980 तक ये सारी चीजें हो रही थी। मिड 1980 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिशेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायरमेंट एंड स्प्रेड ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस इन इंडिया। ये जो है स्टार्ट हो गया मिड 1980 तक, और इसी समय 1986 का इन्वायरमेंट एक्ट आता है। इंडिया अडॉप्टेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर्मली in 1990s and rapid growth in environmental impact assessment training started in India. So India जो है बहुत तेजी से अडॉप्ट करने के बाद ग्रो किया है इस क्षेत्र में। एप्लीकेबल प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो तमाम एप्लीकेबल प्रोजेक्ट्स को 39 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल माइनिंग, थर्मल पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, इन सब। यानी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की तो दो कैटेगरी के प्रोजेक्ट की क्लियरेंस होती है, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट के क्लियरेंस के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस जरूरी है, उसका अप्रूवल जो है एमओई एफसीसी के द्वारा जो है मिनिस्ट्री से अप्रूवल जरूरी है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री से। कैटेगरी बी जो प्रोजेक्ट है इनको फर्दर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, B1 प्रोजेक्ट एंड B2 प्रोजेक्ट। B1 प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो अप्रूवल ऑफ स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है अप्रूवल जरूरी है B1 कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट रखे गए इन 39 कैटेगरी। कहने का मतलब है SEIAA से अप्रूवल जरूरी है स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से। B2 श्रेणी में जो प्रोजेक्ट आए इनका एग्जेम्पशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, इनको एग्जेम्प्ट किया गया, तमाम जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस है उनसे एग्जेम्प्टेड रहे, ये ऐसे प्रोजेक्ट को B2 प्रोजेक्ट में डाला। मैंडेटरी किया गया फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। यानी न सिर्फ आप जो है नए प्रोजेक्ट डालेंगे तब जो है आप इसका असेसमेंट मैंडेटरी किया गया है अप्रूवल लेना, बल्कि जब एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तब भी, एग्जिस्टिंग यूनिट का अगर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है तब भी जो है अप्रूवल लेना जरूरी। और इसमें कैसे अप्रूवल होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन, स्क्रीनिंग एंड कंडक्ट environmental impact assessment if required। फिर अप्लाई फॉर एनओसी, एनओसी के लिए अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है, फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है, रिव्यू अप्रूवल कमेटी के पास ये जाता है, और फिर चेंजेस अगर कुछ है तो उसको चेंजेस सजेस्टेड होते हैं, देन एक्सेप्टेड होता है, क्लियरेंस जो है फिर दिए जाते हैं, या जो है अगर चीजें सही नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये एक प्रोसेस है जो क्लियरेंस की प्रोसेस जैसे चलती है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इंट्रोड्यूस्ड ग्लोबली की अगर हम बात करें तो यूएसए की नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट नेपा के द्वारा 1969 में 1970 के दौरान
दशक के दौरान इसको लाया गया लास्ट में। और इसमें अगर हम देखें तो डेवलपर, गवर्नमेंट और पब्लिक ये तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। डेवलपर की बात करें तो जो प्रोजेक्ट प्रपोजल को लेकर के आता है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंसल्टेंट के रूप में अगर हम देखें तो उनको नियुक्त। फिर प्रोजेक्ट रेगुलेटर के रूप में काम करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एनजीओ या जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे ट्राइबल हैं, ये सभी जो है पब्लिक हैं जो काम करते हैं इन्वायरमेंटल के लिए, और सोशल मीडिया पर तमाम कैंपेन वगैरह चलाए जाते हैं इसको लेकर। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1994 अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसे भारत में 1994 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से शुरू किया गया। लीगल बैकिंग की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन सेक्शन 3(1) ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3(1) से ये रिलेट करता है, एंड रूल 53D ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रूल 1986, इन दोनों से इसको लीगल बैकिंग मिलती है इंडिया में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारी की स्टेजेस हैं, जैसे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है डिसाइड्स whether a project need environmental impact assessments or not. It is based on size or nature of the project. उसको environmental impact assessment की जरूरत है या नहीं। फिर स्कोपिंग का मतलब आइडेंटिफाई की environmental issues to be studied, जो वहां पर की environmental issues आएंगे उस प्रोजेक्ट को लेकर के उसकी स्टडी की जाती है। फिर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए इनको रखा जाता है, स्टेक होल्डर ओपिनियंस लिया जाता है, पब्लिक हियरिंग प्लस रिटन रिस्पॉन्सेज पर जो है बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इम्पैक्ट एनालिसिस की जाती है, डिटेल स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑन एयर, वाटर, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी डिटेल एनालिसिस की जाती है। मिटिगेशन मेजर्स की अगर हम बात करें तो सजेशन टू रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट, तमाम सारे सजेशन दिए जाते हैं एडवर्स इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के। प्रोसेस की अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की तो आइडेंटिफिकेशन होता है, देन स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग, फिर इम्पैक्ट असेसमेंट, देन मिटिगेशन की प्रोसेस। इसमें पब्लिक हियरिंग होती है, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो आती है वह रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद जो है पब्लिक हियरिंग होती है, देन रिव्यू किया जाता है उस रिपोर्ट का, फिर डिसीजन मेकिंग होती है और फिर मॉनिटरिंग एंड अन्य चीजों को इन्फोर्स किया जाता है, जैसे कंप्लायंस, इन्फोर्समेंट एंड इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग की जो बात हो रही है वो यहाँ पर की जाती है, और इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब हुआ कि कौन कौन से एरिया में वर्क कर रहा है और कैसे जो है उसको मिटिगेट किया जाए। जैसे कोई प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको कैसे मिटिगेट किया जाए। अर्बन है, हिस्टोरिक एंड कल्चरल क्वालिटी को देखा जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट को देखा जाता है। इसके अलावा कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन स्टेटमेंट होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज के स्टेटमेंट होते हैं, फिर इंटरफेरेंस विद द अदर एक्टिविटीज को ध्यान में रखा जाता है, डैमेज मिनिमाइजेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है प्रोजेक्ट के रिपोर्ट में स्टेटमेंट में शामिल। और फिर कमेंट्स फ्रॉम पब्लिक एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, इनके कमेंट्स को लेकर के फिर स्टेटमेंट आता है, सारी चीजों का जो इम्पैक्ट होता है वो किस प्रकार से है, ये सारा असेसमेंट करके फिर स्टेटमेंट रिलीज किया। डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो क्लियरेंस ग्रांटेड और डिनाइड ये दोनों हो सकते।
यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रिपेयर किया जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट को, फिर उसको रिव्यू के लिए रखा जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को पब्लिक और गवर्नेंस के द्वारा जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा उसको रिव्यू किया जाता है। देन प्रोड्यूस एंड असेसमेंट रिपोर्ट, फिर एक असेसमेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती है। और ये यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट है और असेसमेंट रिपोर्ट है, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं। और फिर तब जो है क्लियरेंस ग्रांट होगी या डिनाइड होगी, ये इन दोनों के बाद तय। यानी सिर्फ जो कंपनी है जो वहां पर प्रोजेक्ट लगा रही है वो क्या करेगी, अपना स्टेटमेंट देगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। फिर असेसमेंट रिपोर्ट कैसे आएगी, तो पब्लिक और गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसका रिव्यू किया जाएगा और फिर एक रिपोर्ट लाई जाएगी, असेसमेंट रिपोर्ट। और इन दोनों को मिला करके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बनता है। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो इंश्योर्स कंप्लायंसेस आफ्टर प्रोजेक्ट अप्रूवल। मॉनिटरिंग भी लगातार की जाती है कि जो अप्रूवल मिला क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। यानी प्रपोज्ड एक्शन की बात करें, कोऑर्डिनेशन एंड एनालिसिस की प्रोसेस लगातार चल रही होती है। सिग्निफिकेंट इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यस या नो की कैटेगरी में चलते हैं, ठीक है। जैसे लिस्टेड या अगर हम देखें डॉक्यूमेंटेड, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, उसकी एनालिसिस है या उसकी एनालिसिस की नीड है कि नहीं, और डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं, और एजेंसी का कोई एक्शन होता है, और फिर नो आता। ऐसे अगर तो नोटिस ऑफ इंटेंट एंड स्कोपिंग प्रोसेस किस प्रकार से है। फिर ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट का पब्लिक के जो कमेंट्स हैं उसको, फिर फाइनल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट आता है, फिर रिकॉर्ड ऑफ डिसीजन आता है, देन एजेंसी का एक्शन। ऐसे ही अगर हम अननोन की बात करें तो उसका इन्वायरमेंटल असेसमेंट किया जाता है। नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है अगर तो फाइंडिंग नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, और फिर एजेंसी जो है फर्दर एक्शन लेती है। तो ये जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में कौन से करने हैं, उनको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तय होता है, या कौन से एग्जम्प्टेड है वो इनसे तय होता है। There are 4 official stages under environmental clearance process. 4 ऑफिशियल स्टेज है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस में। पहली है स्क्रीनिंग, इनको डिटेल में समझ लेते हैं चारों प्रोसेस को। स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें तो टू डिटरमाइन वेदर अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स फुल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और नॉट। जैसे कैटेगरी ए प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इट रिक्वायर्ड फुल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री। इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री से क्लियरेंस जरूरी है, एमओई एफसीसी से क्लियरेंस जरूरी है। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो हैंडल एट द स्टेट लेवल। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें लार्ज पोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कैटेगरी ए में है, वुड गो टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, while the small real estate project may be handled at the state level। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट है उसको हैंडल करेगा, स्टेट लेवल पर हैंडल होंगे। स्कोपिंग की अगर हम बात करें तो डिफाइन द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज। इन्वॉल्व सेटिंग पैरामीटर एंड इश्यूज टू बी एनालाइज्ड। जो भी सेटिंग पैरामीटर इसमें इन्वॉल्व है और इश्यूज है उनको एनालाइज किया जाता है। कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ईएसी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। फॉर एग्जांपल डैम प्रोजेक्ट। स्कोपिंग स्टेज इंक्लूड इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक्सेट्रा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, सारी चीजों पर जो है वहां पर चर्चाएं की जाती है। पब्लिक कंसल्टेशन की अगर हम बात करते हैं, इट इंक्लूड्स पब्लिक हियरिंग एट प्रोजेक्ट साइट, रिटन फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पब्लिक कंसल्टेशन में इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल पोस्को प्रोजेक्ट इन ओडिशा faced opposition during the public hearing due to livelihood concern of local fishermen and tribals. तो साउथ कोरिया की कंपनी आकर के यहाँ पर जब काम कर रही थी और उड़ीसा में, तो उसको जो है यहाँ पब्लिक कंसल्टेशन में प्रॉब्लम है। अप्रेजल की अगर हम बात करें तो डिटेल्ड स्क्रूटनी बाय एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जब स्क्रूटनी की जाती है तो इसको हम बोलते हैं अप्रेजल। Expert appraisal committee makes a recommendation to ministry which can accept, reject or impose condition. इस रिकमेंडेशन को मिनिस्ट्री चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, या जो है कंडीशनली इंपोज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो द स्टरलाइट कॉपर प्लांट इन तमिलनाडु, इट फेस्ड अप्रेजल रिव्यू बिफोर इट्स शट डाउन ड्यू टू द पोल्यूशन। तो अप्रेजल रिव्यू के लिए इसको भेजा गया, शट डाउन से पहले पोल्यूशन के कारण शट डाउन की बात की गई थी, बट अप्रेजल के लिए इसको भेजा गया, स्क्रूटनी की गई। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट नोटिफिकेशन जो 2006 में आया, इट हैज टू कैटेगरी, नेशनल लेवल प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में क्लियरेंस मिनिस्ट्रीज के द्वारा, एंड कैटेगरी बी स्टेट लेवल क्लियरेंस जो है स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इसमें भी दो तरीके के प्रोजेक्ट हैं, B1 project need full environmental impact assessment, and B2 project do not require full environmental impact assessment or public hearing. So public hearing made mandatory for most of the projects, like इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे डिफेंस या जो सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हैं उनको छोड़ करके बाकी के लिए जो है पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी कर, एक्सेप्ट डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को छोड़कर। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2020 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस अलाउड कर दिया गया। प्रोजेक्ट ऑलरेडी अगर स्टार्ट है तो कैन गेट क्लियरेंस, अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया तो उसको क्लियरेंस मिल जाए। रिड्यूस्ड पब्लिक कंसल्टेशन टाइम 30 to 20 डेज कर दिया गया, पब्लिक कंसल्टेशन का जो टाइम है उसको रिड्यूस कर दिया गया। मोर एग्जेम्पशन फॉर स्ट्रेटेजिक एंड लीनियर प्रोजेक्ट, तमाम जो स्ट्रेटेजिक और लीनियर प्रोजेक्ट हैं जैसे रोड, पाइपलाइन, इनको एग्जाम्प्ट किया। बहुत सारी चीजों में इसमें एग्जाम्पशन दिया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बाधा न पहुंचे। क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग इंडस्ट्री फ्रेंडली एंड वीकनिंग एनवायरमेंटल सेफगार्ड, इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया ड्राफ्ट को कि ये इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री फ्रेंडली बना दिया गया है और एनवायरमेंटल सेफगार्ड का ध्यान नहीं रखा गया। बेनिफिट की अगर हम बात करें एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की, तो इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये समावेशी विकास की अवधारणा को प्रमोट करता है। इंकरेजेस इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, पब्लिक कमेटी के सामने जाता है, वहां से अप्रेजल मिलता है, अप्रूवल मिलता है, और इसलिए जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को इनकरेज करता है। रिड्यूसेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय हानि को रोकता है। प्रमोट पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी किसी भी प्रोजेक्ट में बढ़ती है और उनके सुझाव भी शामिल किए जाते हैं, तमाम प्रोजेक्ट में शामिल किए गए। लिमिटेशन की अगर हम बात करें इन इंडिया, अगर हम देखें एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के जो लिमिटेशन है, ऑफन ट्रीटेड एज प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, इसको प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। डाटा मैनिपुलेशन होता है एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। वीक मॉनिटरिंग है, इन्फोर्समेंट पोस्ट क्लियरेंस जो है ये भी देखने को मिलता है। inadequate capacity in the state authority के पास उतनी कैपेसिटी नहीं। लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन है, स्पेशली इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज में तो पब्लिक पार्टिसिपेशन लगभग नील टाइप का है, जब तक कि बड़े लेवल पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसा कि पोस्को ओडिशा के दौरान हुआ। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो परिवेश पोर्टल बनाया गया, इट इज ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। परिवेश पोर्टल जो है इसमें ई KYC वगैरह शामिल किया गया।
Star rating system for state-based efficiency in granting एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए स्टार बेस्ड सिस्टम स्टेट के द्वारा शुरू किया गया स्टार रेटिंग सिस्टम. Environmental impact assessment for mining infrastructure put under stricter scrutiny post major environmental accident like the Vizag LG polymer gas leakage जो 2020 में हुआ. इसको देखते हुए स्क्रूटनी को थोड़ा सा सख्त किया और परिवेश पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया सीपीसी ग्रीन. रेलिवेंट कमेटीज की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री कमेटीज के तहत इसकी रिपोर्ट्स भी जाती हैं स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी दोनों के साथ. चाहे अगर हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी दोनों के सामने जो है जा सकती हैं. फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी आती है इसके अंतर्गत. और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की अगर हम बात करें, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, कमेटी ऑन डिफेंस, कमेटी ऑन एनर्जी, ये सभी जो है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज. और एडहॉक कमेटी जैसे ज्वाइंट कमेटी हो गई या कुछ सिलेक्ट कमेटीज हो गई, ये सभी एडहॉक कमेटी हैं. तो इन सबके सामने जो है ये रिपोर्ट जाती है, रिलेवेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है. कुछ कमेटी इसके लिए बनाई गई स्पेशली, जैसे 2009 में अगर हम बात करें तो मेनन कमेटी का गठन किया. इट स्ट्रेंथेंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस. सुब्रमण्यम कमेटी 2014 में बनाई गई. रिकमेंडेड रिफॉर्मिंग ग्रीन लॉज. ग्रीन लॉ को रिफॉर्म करने की बात करता है सुब्रमण्यम कमेटी. टैग रिपोर्ट 2016 की अगर हम बात करें तो इट हाईलाइटेड पुअर इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. इसको हाईलाइट किया गया और इसके बाद जो है 2020 में जाकर के परिवेश को लाया. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो रियो डिक्लेरेशन 1992 प्रिंसिपल 17 कॉल्स फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एज अ नेशनल इंस्ट्रूमेंट. जब रियो डिक्लेरेशन में ये तय कर दिया गया कि नेशनल इंस्ट्रूमेंट होगा, तब 1994 में हमारा पहला एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए काम शुरू. एस्पो कन्वेंशन 1991 की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ ट्रांस बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट के रूप में जो है इसको इस्तेमाल किया गया कि भाई ट्रांस बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट अगर कोई है, एनवायरमेंट का कोई ट्रांस बाउंड्री प्रोजेक्ट है, तो इस पर एस्पो कन्वेंशन हुआ 1991. एग्जेम्पशंस की अगर हम बात करें तो सर्टेन प्रोजेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पब्लिक हियरिंग. जैसे एक्सप्रेसवे हो गया, पाइपलाइन हो गई, ये सब डिले देखने को मिलता है, ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, ओवर एम्फेसिस देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन. इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, उनको लेकर के काफी डिले देखने को मिल रहा है. वीक मॉनिटरिंग सिस्टम है. पोस्ट क्लियरेंस कंप्लायंस की अगर हम बात करें तो इट इज रेयरली मॉनिटर्ड, जनरली मॉनिटर नहीं किया जाता. मेनी माइनिंग साइट्स लैक ऑडिट रिपोर्ट. पुअर पब्लिक पार्टिसिपेशन है. पीपल नॉट प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, जनरली इन केस ऑफ ट्राइबल एरिया. जैसे पॉस्को और लवासा सिटी प्रोजेक्ट जो आया, इन दोनों को लेकर के अगर हम देखें तो थोड़ा जो है चीजें आई. बायोडाइवर्सिटी इग्नोर कर दी जाती है. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफन स्किप इकोलॉजिकल एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी असेसमेंट. इसमें शामिल नहीं है इकोलॉजिकल एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी असेसमेंट शामिल नहीं किया गया, तो ये एक बड़ी खामी है. जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हिमालय में लगाए गए हैं, उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी असेसमेंट वो शामिल नहीं है. रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें 2022-23 में जो ऑब्जर्वेशन आया, cited Bengaluru flooding 2022 due to absurd urban development. अर्बन डेवलपमेंट करने के दौरान इन्वायरमेंटल चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके कारण बेंगलुरु में
फ्लडिंग हुई और ये जो है अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शंस की वजह से। रिफर टू प्रपोजल इन चंडीगढ़ टू कन्वर्ट बंगलो इनटू अपार्टमेंट, रिजेक्टेड टू प्रिजर्व सिटी हेरिटेज। ठीक, जैसे चंडीगढ़ में तमाम बंगलों को अपार्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए प्रपोजल लाया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ताकि सिटी हेरिटेज को बचाया जा सके और शहर की विरासत को बचाया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटर एंड पॉलिसी मेकर मस्ट मैंडेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मैंडेट कर दिया गया है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को। यूएनईपी की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज नाउअडेज, so making urban environmental impact assessment critical. Balance needed between sustainable development and ecological protection, इनके बीच में बैलेंस बनाए जाने की जरूरत है, ऐसा यूएनईपी की रिपोर्ट से लगता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो चंडीगढ़ फेज 1 केस जो सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड हेरिटेज आर्किटेक्चर, जो कि ला काबोर्जिए के द्वारा जो है, ला काबोर्जिए का जो विजन था चंडीगढ़ को बसाने को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वहां पर आप जो है इसको चेंज मत करिए, हेरिटेज बचा रहना चाहिए। बेंगलुरु रेन केस 2022 की अगर हम बात करें तो अर्बन प्लानिंग फेल्योर कर गई वहां पर। लैक ऑफ वेटलैंड प्रिजर्वेशन, जो वहां पर पास में बनेर घट्टा का एरिया है उसके प्रिजर्वेशन को लेकर के लैक देखने को मिला। एंड अनहेक्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट वेयर कॉल्ड आउट, जो अनचेक्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ उसको वापस लेने की बात की गई और इस पर कंट्रोल किए जाने की बात 2022 के बाद बेंगलुरु रेन में जो फ्लडिंग हुई उसके बाद ये किया गया। स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें, सिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज लाइक इंटीग्रेट इन्वायरमेंट इनटू लॉन्ग टर्म अर्बन प्लान्स, सीडीएस लाया गया, सिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाई गई, इसमें इन्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म अर्बन प्लान के साथ जो है इंटीग्रेट किया। जैसे पुणे सिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इंटीग्रेट वाटर सेंसिटिव डिजाइन, मैंडेटरी अर्बन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जब किया गया तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट अंडरगो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इवन इफ नॉट लीगली रिक्वायर्ड, तो मैंडेटरी किया गया है। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन को लाया गया इसके तहत। क्युमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट या सीआईए की अगर हम बात करें तो एक्सेसेस कंबाइंड इंपैक्ट ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट, तमाम प्रोजेक्ट के कंबाइंड इंपैक्ट का भी असेसमेंट अब किया जा रहा है। जैसे हिमालयन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्युमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया गया और इसकी डिमांड जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा लगातार की जा रही थी, अब इसके लिए कमेटी बनाई गई है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, जैसे जीआईएस का प्रयोग, सैटेलाइट मैपिंग करना या ट्रैकिंग करना, साथ ही अभी आज के डेट में अगर हम देखें तो ड्रोन के द्वारा जो है ट्रैकिंग भी की जा रही है। यूएन पोर्टल जो कि इसरो का है उससे जो है क्लियर मॉनिटरिंग है की जा सकती है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेन ऑफिशियल्स एंड पब्लिक इन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑफिसर्स और पब्लिक इन दोनों को ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि उनको पता रहे कि क्या चीजें करनी है क्या नहीं। और नीति आयोग इसके लिए सस्टेनेबल प्लानिंग के वर्कशॉप आयोजित करता है। ऐसे तमाम और प्रयास किए जाने की जरूरत है स्टेट लेवल पर भी और एनजीओ के लेवल पर भी। तो एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो एनालिटिकल प्रोसेस टू एक्सेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट बिफोर प्रोजेक्ट अप्रूवल इज नोन एज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं असेसमेंट में, जैसे स्क्रीनिंग, स्कोपिंग,
पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्रेजल, ये 4 मेजर स्टेज। गवर्नेंस की बात करें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 1994 पहले लाया गया, फिर 2006 में इसको अमेंड किया गया, ड्राफ्ट लाया गया 2020 में, अंडर द कंसिडरेशन है अभी। कंसर्न की बात करें तो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, वीक मॉनिटरिंग, लिमिटेड पब्लिक रोल है, और इसलिए जो है इन सबको बढ़ाए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो नीड फॉर मैंडेटरी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मैंडेटरी होना चाहिए। यूएनईपी कहता है कि सीडीएस इंटीग्रेशन होना चाहिए, अर्बन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, बेटर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और बायोडाइवर्सिटी पर मोर फोकस होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की जो है कहना है कि बायोडाइवर्सिटी पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, और चूंकि 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की अब अर्बन एरियाज में रह रही है, तो अर्बन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी हो, और इसके लिए बेटर मॉनिटरिंग की जरूरत है। होपफुली ये पूरा समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू, जय हिंद साथियों।